Hello and welcome to Minihore IAS. So today, as a part of your prelims 2023, in this video we are going to cover layers of the atmosphere. That is very important for your upcoming prelims 2023, and also it is a very important for your mains perspective. So what you have to do, you have to subscribe this channel, like the video, and also share with your fellow aspirants. तो आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स को देखेंगे। एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा और इसमें से जितने भी लेयर्स हैं उनके क्या इंपॉर्टेंस है या हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस टाइम मेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्यों उड़ते हैं, और साथ में ही जो सिग्नल्स हमको मिलता है वो किस स्फेयर के किस लेयर्स के कारण हम तक पहुंचता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चंस जो आपके लिए जो प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं एंड इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। डोंट वरी, इसका आपको आंसर लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर आप इस पार्टिकुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको मिड में ही इसका आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और डेली की तरह आज हम एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली राइट एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस। जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें बहुत ही आसानी से और स्मूथली जो है रन करते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज देयर आर नो क्लाउड्स आर वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। Second statement says about there are no vertical winds in the lower stratosphere. Which of the following statements is or correct in this context? Options: ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉर टू। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। साथ में अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज का एजेंडा जो हमारा है वो है एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझना और हमारे डेली लाइफ में इन लेयर्स का एंड स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझना, राइट। नासा की अगर हम बात करें तो जो नासा के द्वारा रिसर्च किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो अर्थ का सरफेस है वहां से लेकर और 60 किलोमीटर ऊपर तक क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, राइट। यानी कह सकते हैं कि 660 किलोमीटर तक जहां पर आप रह रहे हैं वहां से ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। और लगभग में जो 96% का एयर का कंसंट्रेशन होता है वो पहले 25 किलोमीटर में ही आपको मिल जाएगा। यानी जिस तरह से आप अल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होगा, जिस तरह से आप हाइट की ओर बढ़ेंगे, उसी तरह से एयर का कंसंट्रेशन भी कम होता चला जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, ये बहुत से क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि जो माउंटेनर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है जब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, राइट। क्योंकि 96% जो एयर है वो पहले 25 किलोमीटर तक क्या होता है, रहता है। उसके बाद में जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ सरफेस से 660 किलोमीटर अब पाया जाता है, राइट। अब टेम्परेचर के बेसिस पर जो टेम्परेचर वेरिएशंस होता है, दैट इज जब आप एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। और उसी तरह जो केमिकल कंपोजिशन के अगर बेसिस पर देखें तो 2 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। अब ये 5 लेयर को आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, राइट, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। और वही अगर हम केमिकल कंपोजिशन पर बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में होमोस्फीयर एंड हेटेरोस्फीयर आपका आ जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में जो है कुछ परमानेंट गैसेस पाई जाती हैं और कुछ जो है वेरिएबल गैसेस पाई जाती हैं। अगर यही हम बात करें एटमॉस्फेयर में जो परमानेंट गैस पाई जाती है, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है, तो उनमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होता है। इसको आपको याद रखना है, राइट। उसी तरह ऑक्सीजन की जो है वो 20.95% होता है, ऑर्गन की 0.93% होगा, नियोन की 0.018%, हीलियम 0.0005%, हाइड्रोजन 0.00006% and xenon is 0.00009%, which is in very less quantity, right। तो इसका जो है वो क्या है, तो अर्गन होगा, नियोन हो गया, एक्सनॉन हो गया, राइट, हीलियम होगा, ये सब क्या है, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अर्गन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनॉन, ये सब परमानेंट गैसेस कहलाती हैं और इनका प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। अब क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में भी पूछ चुका है और जो अदर स्टेट लेवल्स के एग्जाम है उसमें भी पूछता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या होगा, नाइट्रोजन जो हायर कंसंट्रेशन में मिलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपका रहेगा, आर्गन रहेगा, नियॉन रहेगा, हीलियम रहेगा, हाइड्रोजन एंड जिनॉन। आप इसको रिवर्स कर देंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, राइट, नियो जिनॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन एंड लास्ट वन इज नाइट्रोजन व्हिच इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब कुछ वेरिएबल्स गैसेस भी पाई जाती हैं। अब उन वेरिएबल्स गैसेस में क्योंकि उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल नहीं रहता। आप परमानेंट गैसेस में अगर आप देखेंगे तो N2 का, O2 का, आर्गन का, नियोन का, हीलियम का, इन सब का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन वही वेरिएबल गैसेस का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है, राइट। कभी वाटर वेपर बढ़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाता है, इस समय जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कंसर्न है, उसके साथ CH2 मीथेन भी बढ़ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बढ़ जाता है और ओजोन भी बढ़ जाता है। तो इनको वेरिएबल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल नहीं रहता है, इसलिए इनको वेरिएबल्स ऑफ गैसेस कहा जाता है और ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। इसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट होते हैं, सूट होते हैं, ये भी प्रेजेंट रहते हैं और CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एटमॉस्फेयर में सम ये भी वेरिएबल गैसेस के कैटेगरी में आती है, राइट, ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। अब हम एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, आपको इसको ध्यान से समझना है। जो प्रीलिम्स का मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है और लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसका आंसर। तो जो पहला लेयर होता है या फिर यूं कह लीजिए जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, वो होता है ट्रोपोस्फियर, राइट। ये क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 14 किलोमीटर होती है, लेकिन ये बैरी करती है, राइट। बैरी कहाँ पर करती है, जैसे पोल पर देखें तो वहां पर अल्टीट्यूड हाई होता है, तो वहां पर जो है इसका हाइट जो होता है बेसिकली वो 8 किलोमीटर होता है और इक्वेटर पर देखें तो 16 किलोमीटर होता है, राइट। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो 14 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है, लेकिन ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और 8 किलोमीटर पोल पर होता है, 16 किलोमीटर जो है वो होता है इक्वेटर पर। और इसी लेयर में हम लोग भी रहते हैं, पौधे रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं और जितने भी अर्थ का वेदर्स एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है वो इसी लेयर में अकर करता है, राइट। क्योंकि इसी लेयर में ऑलमोस्ट जितने भी वाटर वेपर्स हैं जो रेनफॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर वेपर इंपॉर्टेंट है, ये इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन एरोसॉल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हेन यू मिक्स लिक्विड विद सॉलिड्स एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज एरोसॉल, राइट। तो एरोसॉल भी इसी में प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ ही जितने भी वेदर्स या क्लाइमेटिक फिनोमेना होते हैं हम लोग रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर लेयर होता है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि टेम्परेचर जो है जब हम अल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है और जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम ट्रोपोपाउज कहते हैं। बेसिकली ट्रोपोपाउज जो होता है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रोस्फियर का एक बाउंड्री लाइन होता है। जिस तरह चाइना और इंडिया की बाउंड्री लाइन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, उसी तरह ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री लाइन को हम ट्रोपोपाउज कहते हैं और उसी तरह स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर की बाउंड्री लाइन को हम स्ट्रेटोपाउज कहेंगे। मेसोस्फियर एंड आयनोस्फीयर के बाउंड्री लाइन को हम मेसोपॉज कहेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो वहां यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी वेदर्स जो होते हैं, मौसम में चेंजेस आते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही आते हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ता है जब हम अल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं और वो टेम्परेचर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, राइट। इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जब आप 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर अल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है 6.4 डिग्री बढ़ जाता है, राइट। इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, राइट, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जब हम अल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तब क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो 1000 मीटर के ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है घट जाता है, या फिर यूं कह लीजिए 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट के ऊपर जाने पर घट जाता है। इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज होता है जब हम अल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, राइट। डिक्रीज होता है, सॉरी, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर होगा क्या, डिक्रीज। जब हम इंक्रीज करेंगे एल्टीट्यूड तब टेम्परेचर जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। इसीलिए इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। जब 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तब 6.4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर 14 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर अब एग्जिट करता है। कुछ दूरी तक टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है और उसके बाद ये निगेटिव लैप्स रेट में बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर आपको निगेटिव लैप्स रेट समझना है, राइट। यहाँ पर जो है आपके पास एक फिगर दिया हुआ है जिसमें
एल्टीट्यूड है एंड टेम्परेचर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। इधर जो है माइनस में जा रहा है, दैट इज एक वाई एक्सिस, और इधर जो है प्लस में जा रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस, राइट। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा कि इंक्रीज यानी हाइट के बढ़ने पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्टीट्यूड है, यानी ये अल्टीट्यूड 0 से 10 पर पहुंच रहा है, राइट। 0 से 10 पर पहुंच रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देखिए कि 20 से कहाँ पर पहुंच गया, 55 ऑलमोस्ट, -55 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर कुछ समय के लिए सेम रहेगा, रिमेन्स उसी तरह रहेगा, और उसके बाद में क्या होगा कि अचानक निगेटिव लैप्स रेट में आ जाएगा। अब लैप्स रेट जो मैंने आपको बताया था उसी तरह रिवर्स कर दीजिए। लैप्स रेट में मैंने आपको बताया था कि जब आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब 6.4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर घट जाता है। तो निगेटिव जब आप उसका करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर निगेटिव लैप्स रेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और ये 0 पर भी ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, राइट। इसी को हम निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। जब आप ट्रोपोस्फीयर में होंगे तब घटेगा, उसके बाद थोड़ी देर जो है सेम रहेगा, और फिर जो है ये नेगेटिव लैप्स रेट में बढ़ जाएगा, और इसी तरह हर एक लेयर में आपको देखने को मिलेगा। अभी जब हम स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर बढ़ेंगे तब भी कुछ देर तक रिमेन रहेगा, उसके बाद फिर जो है लैप्स रेट में पहुंच जाएगा, उसके बाद अगेन फिर सेम रहेगा, और फिर जो है नेगेटिव लैप्स रेट में पहुंच जाएगा, जो आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए कि जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर में जो है प्रेजेंस किए, उसी तरह टेम्परेचर थोड़ा सा सेम, एंड देन अगेन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, एंड अगेन फिर सेम हो जाएगा, एंड फिर निगेटिव लैप्स रेट में आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइट। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर का लोअर पोर्शन होता है उसमें मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन होता है, और उसी को हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। इट मींस ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर। और बेसिकली जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो जो है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से लेकर एंड 35 किलोमीटर तक जो है ओजोन लेयर पाए जाते हैं। यानी जब आप ट्रोपोपॉज यानी जो इसके बाउंड्री लाइन है वहां पर पहुंचेंगे, उससे लेकर 35 किलोमीटर तक आपको ओजोन का कंसंट्रेशन दिखेगा, दैट इज O3, और उसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना अकर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राई एयर का प्रेजेंस होता है, इसी के साथ एयर सर्कुलेशन फीबल होता है, और यहाँ पर क्लाउड्स भी अकर नहीं करते, क्लाउड्स भी नहीं बनते, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना अकर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन ये लेयर जो होती है वो आइडियल होती है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राई एयर का प्रेजेंस मौजूद है, इसके साथ ही वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मोस्टली जो है एक आइडियल सिचुएशंस बन जाते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट को आप आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो इसी में से है, आपको इस बात को ध्यान में रखकर चलना है। अभी जो हम स्टेटमेंट देखेंगे वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो यही था कि वहाँ पर कोई क्लाउड का प्रेजेंस नहीं होता, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, mesosphere, right? It starts with 50 kilometer above, and basically it goes what about 80 kilometer, 50 to 80 kilometer, and again in this region temperature starts again decreasing with increasing in altitude, right? आपने स्ट्रेटोस्फीयर में क्या देखा, नेगेटिव लैप्स रेट, दैट इज टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीजिंग, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड मेसोस्फीयर में आपने क्या देखा कि यहाँ पर फिर से कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, राइट। कुछ जो है मेसोस्फीयर में कुछ देर तक सेम रहेगा, एंड अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हम हाइट को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ जो इसका मेसोपॉज है यानी जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन मेसोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक भी ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए ये जो है पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट रीजन माने जाते हैं। इसके साथ ही ये लेयर जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के लिए इंपॉर्टेंट, वो है मेटोराइट्स जो है इसी लेयर में बर्न कर दिए जाते हैं, राइट। मेटोर्स, मेटोराइट्स एंड मेटोरॉइड्स, इन सब का डिफरेंस आपको पता होगा, डोंट वरी, अगर नहीं भी पता है तो हम इसको कवर करेंगे। तो मेटोराइट्स जो होते हैं बर्न होते हैं किसमें, मेसोस्फीयर में। इसके साथ ही कोल्डेस्ट रीजन भी कहाँ पाया जाता है, मेसोपॉज में, या फिर कहीं कहीं पर अगर मेसोस्फीयर भी लिखा जाए तब भी आप करेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयंस का प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको आयोनोस्फीयर कहा जाता है। अब जो भी आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड
due to this collision a lot of energy is released and it is also somehow known as thermosphere, right? यहाँ पर अगेन टेम्परेचर क्या होगा, एक बार इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज हुआ, मेसोस्फीयर में डिक्रीज हुआ एंड अगेन आयनोस्फीयर में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब आप अल्टीट्यूड को इंक्रीज करेंगे। इसके साथ में जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कहां से, अर्थ से दोबारा अर्थ पर, यानी यहां से रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाएंगे, वहां पर आयोनोस्फीयर में आयंस टकराएंगी और उसके बाद में फिर दोबारा ये हम तक पहुंचेंगी, जो रेडियो सिग्नल्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, वो हम तक पहुंचेंगी और जिससे जितने भी प्रोग्राम्स रेडियोस पर आ रहे हैं वो हम आसानी से सुन सकेंगे। तो ये थैंक्स टू आयोनोस्फीयर, राइट। इसी के साथ में ये लेयर और भी इंपॉर्टेंट है, ये अर्थ को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, किससे, हार्मफुल शॉर्ट वेव फॉर्म ऑफ रेडिएशन से, और ऑरोरा भी इसी लेयर में अकर्स करता है। ऑरोरा मीन्स बेसिकली जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ देखेंगे तब क्या होगा कि जो है कुछ जलती हुई यानी लाइट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वही होता है ऑरोरा एंड इट इज आल्सो टू टाइप, ठीक है, एक होता है नॉर्दर्न, एक होता है सदर्न ऑरोरा। तो जो ऑरोरास फिनोमेना है वो भी आयोनोस्फीयर में होता है एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। अब आयोनोस्फीयर में क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जब आप अल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब आप, लेकिन यहाँ तक बेसिकली इस जो लेयर है इसके बारे में हमको डिटेल जो है पता है ही नहीं। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर मानी जाती है और ये 400 किलोमीटर से अबव मानी जाती है और यहाँ पर एयर जो है बहुत थिन हो जाती है और बेसिकली यहाँ पर H2 और He गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस लेयर के बारे में बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी जो है वो टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, राइट, घटने लगता है, सॉरी, जब आप अल्टीट्यूड पर इंक्रीज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी कुछ डाउट थे वो भी आपको क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, राइट। हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं बहुत इजीली और स्मूथली लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है? तो पहली बात, देयर इज नो क्लाउड और वाटर वेपर इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज राइट, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इसके साथ देयर इज नो वर्टिकल विंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। यहाँ पर ना तो वर्टिकल विंड्स होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ना कोई वेदर फिनोमेना होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ना कोई क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ना ही वाटर वेपर होता है एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस लेयर इज वेरी वेरी आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग statement is or correct? तो both 1 and 2 options are correct. I hope everything now cleared and फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो you can ask me in comment section and don't forget to share the videos, like the videos and subscribe to channel. So guys, all the best, मिलते हैं next video में।